भारत के प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। जी हाँ, विश्व के इतिहास में भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना का जो पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सरदार पटेल की भूमिका में नज़र आने वाले हैं। मैं सरदार पटेल जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस पैटर्न के आधार पर मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, उस पैटर्न के आखिरी मील के पत्थर सरदार पटेल ही हैं और मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह सरदार पटेल जी से कितना प्रभावित हैं। और मेरा यह अनुमान अगर सही निकला तो सरदार पटेल जी ने जैसे राज्यों को एक करके राष्ट्र बनाया, वैसे ही मोदी जी विश्व के देशों को एक करके एक विश्व, एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन इस पैटर्न को समझने से पहले कुछ ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इतिहास और विज्ञान में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध और महामारी के विनाश के बाद क्रम विकास के नियम अनुसार प्रकृति, जीव और मानव समाज विकास के एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित होते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम इस समय युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द हम एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। शायद यह बात उन्होंने केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कही थी, क्योंकि जब दिन निकलता है तो किसी एक देश की सीमा में बंध के नहीं निकलता, बल्कि उस पूरे भूभाग में निकलता है जहां सवेरा होता है। यहाँ हम मोदी जी की भूमिका पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं युग परिवर्तन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब इस पैटर्न को समझते हैं। लगभग 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस पाषाण युग को पार करके काल और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार खुद को ढालने लगे और अपने अनुभव के आधार पर ज़रूरत के हिसाब से नियम और व्यवस्था बनाने लगे, और समय के साथ साथ कालांतर में जो नियम और व्यवस्था सबसे उपयोगी सिद्ध हुए वो स्थायी नियम हो गए। यहीं से कबीलाई व्यवस्था और उस समय के धार्मिक नियम, जिन्हें आज हम एनिमिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रहा। समय के साथ साथ कबीलों की संख्या बढ़ती गई और आए दिन इन कबीलों में अपने इलाके और शिकार जैसे कई मुद्दों को लेकर खूनी संघर्ष होने लगा। तब इस संघर्षों को कम करने के लिए उस समय सरदार पटेल जैसे किसी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने इस समस्या को हल करने के लिए लगभग 3500 ईसा पूर्व छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा करके सुमेरियन सभ्यता की स्थापना की और मानव जाति कबीलाई व्यवस्था से बाहर निकलकर नई सभ्यता की ओर बढ़ने लगी। हालांकि उस व्यक्ति विशेष का नाम तो इस काल के इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन अस्तित्व का यह नियम है कि बिखरी हुई व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समय की मांग के अनुसार ऐसी आत्माएं जन्म लेती रहती हैं। अब पूरी मानव जाति खेती, शिक्षा, व्यवसाय, दर्शन, विज्ञान के माध्यम से सभ्य होने लगे। तब राज्य और लोकतंत्र का निर्माण हुआ, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व प्रारंभिक राजवंश सुमेर और मिस्र के नाम से इतिहास में उल्लेखित है। इसी प्रकार विश्व में सभ्यताएं और राज्य विकसित होते गए, जो कि उस समय क्षेत्रफल के हिसाब से आज की तुलना में काफ़ी छोटे हुआ करते थे। फिर आधुनिक युग में यह राज्य सांस्कृतिक, व्यवसाय, सुरक्षात्मक आदि कारणों से विकसित होकर या आपस में जुड़कर एक बड़े प्रशासनिक तंत्र के रूप में परिवर्तित होने लगे। इन्हीं बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को आज हम देश कहते हैं, और हमारा भारत देश भी पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो कि सरदार पटेल जी के प्रयासों के फलस्वरूप आज विश्व के बड़े देशों में शुमार है। तो जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वह यह है कि आदि मानवों ने कबीले बनाए, सभ्य लोगों ने उन्हें मिलाकर राज्य बनाया, फिर यह राज्य आपस में जुड़कर देश बने। अब यह देश आपस में जुड़कर बिना सरहदों वाले एक विश्व का निर्माण करेंगे, और यह महान कार्य मोदी जी के ही कार्यकाल में उन्हीं के प्रयासों से संपन्न होगा। अब सवाल उठता है कि दूसरे देश हमसे क्यों जुड़ेंगे। यहाँ भारत देश की प्रधानता नहीं बल्कि उसकी महानता काम आएगी।
पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और उन देशों के जो झंडे हैं, उसमें एक कॉमन फैक्टर यह है कि सारे देशों के झंडों में समय सूचक और आकाश सूचक यानी स्पेस और टाइम का इंडिकेशन मिलता है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर देश के झंडे में सूरज, चांद, सितारे और चक्र में से कुछ न कुछ ज़रूर मौजूद होता है और यह सभी समय सूचक हैं यानी टाइम को इंडिकेट करते हैं और बाकी बची हुई खाली जगह स्पेस को इंडिकेट करती है। अब चाहे हमारा जीवन हो या पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व हो, सब कुछ स्पेस और टाइम के अंदर एनर्जी और मैटर के कंपोजिशन और डीकंपोजिशन का बैलेंस है। इस बैलेंस को ही लाइफ या जीवन कहते हैं और हर कोई जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहता है और मरने के बाद स्वर्ग की या मोक्ष की इच्छा होती है। लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा है, न जीवन में सुख, शांति, आनंद है और ना ही मरने के बाद कोई स्वर्ग जा पाता है। किसी के मरने के बाद हम केवल उसे आदर देने के लिए स्वर्गवासी कहते हैं, लेकिन वास्तव में 99.9% से भी ज़्यादा लोग मरने के बाद नर्क ही जा रहे हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कबीर का एक दोहा ही काफ़ी है और वह है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और जो भी इस चलती हुई चाकी को कबीर की तरह जीते जी देख लेगा, उसे फिर सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह नैतिक आधार पर नहीं बल्कि संवेदना के आधार पर व्यवहार करने लगेगा और उसके सामने कुदरत के राज अपने आप खुलते जाएंगे। कमोबेश यही इच्छा दुनिया के हर देश में रहने वाले इंसान के मन में होती है और इंसान के मन की इसी भावना को जगाने के लिए भारत का मेटाफिजिक्स, भारतीय दर्शन आने वाले दिन में पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएगा। क्योंकि यह युग परिवर्तन का समय चल रहा है, या कहें कि यह समय साइकिक एवोल्यूशन का है यानी मानसिक विकास का है और इस साइकिक एवोल्यूशन का आधार हमारा मेटाफिजिक्स यानी भारतीय दर्शन होगा। क्योंकि दुनिया भर का विज्ञान केवल ऑब्जर्वेबल फैक्टर यानी जो हमारी इंद्रियां समझ पाती हैं उसी पर निर्भर करता है और हमारी इंद्रियां केवल टकराव के आवर्तन और परावर्तन को ही समझ पाती हैं, जो कि ज्ञान का केवल एक पक्ष है। इसी समझ के कारण आज का इंसान प्रकृति और मानव समाज के प्रति अपने दायित्वों को भूल गया है और दायित्वों के साथ साथ क्षमताएं भी भूल गया है। क्योंकि जब कोई अपने दायित्व को ही भूल जाता है तो अस्तित्व उससे उसकी क्षमताएं भी वापस ले लेती हैं। लेकिन आज भी यह क्षमताएं उन्हें ही प्राप्त हैं जिन्हें अपने दायित्वों का बोध है। हमारे इन्हीं कर्तव्य और क्षमताओं को भारतीय दर्शन तथ्यों के साथ दोबारा याद दिलाएगा और जो ऐसा कर पाएंगे वही क्रम विकास के नए शिखर पर पहुंचकर मानव की एक उन्नत प्रजाति के रूप में विकसित होंगे और बाकी बचे हुए लोग बंदरों और उन्नत मानवों के बीच की प्रजाति बनकर रह जाएंगे। क्योंकि यह अवसर सभी के लिए समान रूप से प्रभावी है। शायद इसलिए मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद मनुष्य को धरती पर अपने अस्तित्व और दायित्व का बोध होगा और जो जितना बड़ा दायित्व स्वीकार करेगा उसे क्षमताएं भी उतनी अधिक मिलेंगी। फलस्वरूप सारी वैश्विक समस्याएं सुलझने लगेंगी, चाहे वह प्राकृतिक संतुलन हो, सामाजिक संतुलन हो, आवश्यकता और आपूर्ति का संतुलन हो या व्यक्तिगत संतुलन हो। इस युग परिवर्तन में क्वांटम फिजिक्स और सापेक्षता के सिद्धांत से भी बड़ा और उपयोगी सिद्धांत बनेगा, जो विज्ञान और धर्म के हर अंतिम क्यों और कैसे का जवाब देगा, चाहे वह सवाल ईश्वर से ही जुड़ा ही क्यों न हो। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब भारत के साथ साथ पूरे विश्व को आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता का बीज आत्मनिर्भरता में ही निहित है। तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बदलने वाले हैं। धन्यवाद।